देखिए, जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है। जब भी क्रिप्टो करेंसी का नाम आता है तो बिटकॉइन का नाम सबसे पहले आता है। पंकज जी, इंडिया में क्या क्रिप्टो लीगल है या अनलीगल है? बहुत अच्छा सवाल है अशोक जी सर आपका। उत्तराखंड का एक लड़का, नाम है पंकज सिंह मेहता, क्रिप्टो मार्केट में अपने नाम की छाप छोड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद है पंकज सिंह मेहता। पंकज जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर। पंकज जी, बाकी क्रिप्टो क्रिप्टो बाजार इन सब चीजों पे बात करने से पहले मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे जानना चाहूंगा कि आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आप कहाँ पले बढ़े? जी, अशोक जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम पंकज सिंह मेहता है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में मैं काशीपुर से हूँ। और बात रही मेरे बचपन की, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर ही केंद्रीय विद्यालय से मैंने पढ़ाई करी 12वीं तक। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, जो कि मैंने ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी देहरादून से करी, नामी कॉलेज है। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, जिस हिसाब से जो मैंने अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करी, मैंने जॉब स्टार्ट करी। जॉब के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एडवांस जो टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई हो, रोबोटिक्स हो, ब्लॉकचेन हो, इनके ऊपर कहीं ना कहीं मेरी जो रुचि थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैं ऐसे सेक्टर में काम कर रहा था और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर था। हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी एक ब्रांड बन चुका है, मार्केट की हॉटलाइन बन चुकी है। तो ऐसे में अगर मुझे उस समय इन सब चीजों की जानकारी हो पाई, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई माध्यम होता है। तो अगर मैं बताऊं कैसे मेरी शुरुआत हुई क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो ये थोड़ा रोचक होगा और हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी खींचे। पंकज जी, आपने जैसे बताया आपने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई करी, उसके बाद में आप बढ़िया कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी गए, तो कहीं ना कहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहा होगा। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जो कि एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में काम करते थे। बिजली उत्पादन का काम है। तो मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे। पंकज जी, जैसे आपने बताया क्रिप्टो क्रिप्टो एक आभासी करेंसी है जैसे, तो आपकी शुरू से ही टेक्नोलॉजी में रुचि थी या किसी ने आपको टेक्नोलॉजी की ओर मोटिवेट किया, प्रेरित किया? जी, देखिए, कई सारी चीजें जीवन में पहली बार ही आती है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी मेरे जीवन में किसी न किसी के माध्यम से आई। और मैं आपको ये चीज बताता हूँ कैसे मेरे जीवन में इसका आना हुआ। मैं जब जॉब करता था हरिद्वार में, बजाज मोटर्स पे मैंने वर्क किया है। और एक वो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए काम करती है। तो मेरा जो रूम पार्टनर था, मेरा जो फ्रेंड था, रूम पार्टनर मेरे साथ ही रहता था। एक दिन अचानक से उसे कॉल आता है, उसका कोई मित्र उससे बताता है कि उसके 2-2.5 लाख रुपए करीबन बिटकॉइन में इन्वेस्ट थे, और कुछ टाइम के बाद वो 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाते हैं। तो जब मैं उसकी बात ये सुनता हूँ और कॉल कट होने के बाद वो मुझे जब बताता है कि मेरे मित्र ने बिटकॉइन जैसी कोई चीज में इन्वेस्ट किया और वो अचानक से इतना ग्रोथ दे गई कि 20 लाख रुपया क्रॉस कर गया, तो मेरे अंदर तब जाकर के ये चीजें उठी कि आखिर क्रिप्टो करेंसी, तो मुझे बाद में पता चला, उससे पहले मुझे ये पता चला कि बिटकॉइन क्या है। तो मैंने गूगल वगैरह पे सर्च मारना स्टार्ट किया, तब जाकर के मुझे इन सब चीजों के बारे में मालूम पड़ा। पंकज जी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सीधा क्वेश्चन ये कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है अशोक जी सर आपका। क्रिप्टो करेंसी क्या है? देखिए, क्रिप्टो एक तरीके से सीक्रेट चीजें होती हैं, या उसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर द्वारा निर्मित जो भाषा है वो क्रिप्टो हो गई। और जो करेंसी है, करेंसी से समझ में आ रहा है मुद्रा, लेन देन। तो क्रिप्टो करेंसी क्या हो गया? कंप्यूटर द्वारा जो भाषा, कंप्यूटर द्वारा निर्मित जो भाषा है, उससे जो मुद्रा तैयार हुई है वो क्रिप्टो करेंसी है। ये बहुत एक साधारण मैंने आपको व्याख्या करी है क्रिप्टो करेंसी की। जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो उसके साथ साथ एक वर्ड और चलता है, ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को थोड़ा सा विस्तार से। बिल्कुल। देखिए, जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो और भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि
आज मार्केट में लोग चीजों को जाने बिना ही सीधे चीजों में एंट्री कर लेते हैं। अब ब्लॉकचेन क्या है? क्रिप्टो करेंसी जिसके ऊपर वर्क करती है, जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, वो ब्लॉकचेन होती है। अब ब्लॉकचेन होता क्या है, अगर हम उसको आपको डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, तो ब्लॉकचेन एक तरीके से डिजिटल लेजर होती है जो कि डेटा वगैरह को स्टोर करती है। अब ये जो डेटा, ये डेटाबेस होता है, ये किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी सेक्टर में। उदाहरण के लिए किसी स्कूल का भी हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी बिजनेस का हो सकता है। तो ये वहां जो भी चीजें, प्रोडक्ट या सर्विसेज या कोई भी चीजों के ऊपर जो काम हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है डिजिटली, एक रजिस्टर की तरह, जिसको आप साधारण भाषा में कह सकते हैं ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है जहां पर डेटा रिकॉर्ड होता है डेटाबेस के ऊपर। और अच्छे से अगर आप इसको समझना है कि आखिर इसको ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से ही समझाना चाहूंगा। उदाहरण ले लेते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल में कई सारे टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो जो बच्चे हैं अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, उनके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग है, उनकी अटेंडेंस भी है। तो आप देखें कि स्कूल के अंदर कितनी सारी चीजें आ गई हैं, तो कितनी सारी चीजों का डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा होगा कहीं ना कहीं। अब मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूं। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, कंप्यूटर वगैरह होते नहीं थे, रजिस्टर, डायरी वगैरह इस तरह की कॉपी होती थी, तो सारा रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन। तो जो भी डेटा रिकॉर्ड होता था वो रजिस्टर्स में होता था। अब समय के साथ चीजें एडवांस होती जाती हैं और भी बेहतरीन आती रहती है। रजिस्टरों में कहीं ना कहीं कमियां तो थी, क्योंकि रजिस्टर्स को मेंटेन करना, स्टोर करना, उसकी फिर देख रेख करना, या फिर रजिस्टर्स में कोई गलत कटिंग हो जाना, कोई छेड़खानी कर देता था, या फिर कभी रजिस्टर गायब हो गए, ऐसी कई तरीके की समस्याएं आती थी। जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर मार्केट में आए, तो कंप्यूटर में धीरे धीरे एंट्री होने लगी ये सारी चीजों की। अब कंप्यूटर भी पहले काफी बड़े होते थे, आज तो क्या है कि छोटा सा एक लैपटॉप में या आपके मोबाइल में ही सारी चीजें भी हो जाती हैं। अब इन कंप्यूटर्स में एंट्री होने लगी थी, लेकिन कंप्यूटर्स के बाद क्या हुआ कि अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स आने लगे, कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स आने लगे। उसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एंट्री करनी है, सारा का सारा आपका एक रिकॉर्ड, एक अच्छी सी फाइल तैयार हो जाती है, राइट। अब जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन भी कुछ अलग नहीं है, ब्लॉकचेन भी कंप्यूटर के ऊपर ही, ये सारी चीजें बनती है, और ये उसका एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, और सेफ है, सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है। यहाँ पर चीजों पर छेड़खानी कर पाना उतना आसान नहीं है जितना कि हम कंप्यूटर पे है तो कर ही रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम एडिटिंग कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो डेवलपर्स होते हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर हम ब्लॉकचेन की जब बात करते हैं, तो ब्लॉकचेन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब वो कैसे है, हम इसको भी और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक को आप एक ईंटे की तरह समझिए, एक खाली ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक में किसी स्कूल में एक सब्जेक्ट है हिंदी, उस क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं। अब 5 बच्चों की एंट्री एक ब्लॉक के अंदर हुई। जैसे ही एक ब्लॉक के अंदर ये एंट्री हो जाती है, तो ये जो ब्लॉक है जो खाली, तब तक 5 लोगों का इसमें हिंदी का मार्क्स आ गए बच्चों के, और ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद ये ब्लॉक हो गया। जैसे ही ये ब्लॉक लॉक होकर के ब्लॉक हो जाता है, तुरंत एक नया ब्लॉक तैयार हो जाता है और इसी से कनेक्ट हो जाता है। फिर उसमें 5 एंट्री फिर होती है 5 बच्चों की हिंदी के सब्जेक्ट्स की। फिर जब ये भर जाता है, फिर एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है। इस प्रकार से ब्लॉक्स की चेन तैयार हो जाती है, तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। समझ पाए आप मेरी बात को? डेटा जो है वो ब्लॉक के रूप में स्टोर होना और उनका लॉक होना जी, और फिर एक नया ब्लॉक का क्रिएट होना, एक ब्लॉकचेन जी। पंकज जी, ब्लॉकचेन और इंटरनेट क्या डिफरेंस है या एक ही है? इसे आप कैसे देखते हैं? ब्लॉकचेन और इंटरनेट का क्या संबंध है? देखिए, ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर की तरह है। जैसे आज आपका मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में आप आज कैमरा यूज कर रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम है, आपका वीडियो सिस्टम है, ऐसे कई सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अगर मैं इस मोबाइल से, आपका जो भी मोबाइल है, उस मोबाइल से अगर मैं सॉफ्टवेयर को बाहर निकाल दूं या डिलीट कर दूं, तो आपका मोबाइल चाहे 10,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, तो क्या आपका मोबाइल कुछ काम करेगा? नहीं। वो एक डब्बे की तरह है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर की तरह है। ये एक तरीके से आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, इंटरनेट में हर तरीके से है। ये सॉफ्टवेयर ही है एक तरह, कुछ अलग नहीं है। ये आईटी सेक्टर का ही पार्ट है। यस, ये आपका एक सॉफ्टवेयर ही है। बस ये क्या कर रहा है, डेटा स्टोरेज वगैरह कर रहा है डेटाबेस में। लेकिन यहाँ पर जो डेटा हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि ब्लॉक्स की जो चेन तैयार हो रही है, अब ये किस तरीके से सेफ होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। कोई व्यक्ति है, चाहता है कि मैं पिछले जो भी हमारी डेटा की एंट्रीज हुई, जो हमारे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है डेटा, उसमें छेड़खानी करना चाहूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो
डाटा तक पहुंचने के लिए उसके बाद के जो डाटा तैयार हो चुके थे, पहले उनको क्रैक करना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा। और उसको हैक करने के लिए उसके पास समय बहुत कम रहता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये हर ब्लॉकचेन का अलग अलग रहता है, ब्लॉकचेन पर डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा इतना सक्षम है कि वो उस समय प्रणाली के अंदर 5-10 सेकंड के अंदर वहां तक अगर पहुंच जाता है, तब तो उस डेटा में चेंजेस वगैरह या उसको हैक कर सकता है, अदरवाइज यहां तक पहुंच पाना नामुमकिन जैसा है। पंकज जी, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का आपस में क्या संबंध है? जी, देखिए, ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, ब्लॉकचेन एक समुद्र है, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप समझने के लिए बैठे, ब्लॉकचेन का एक पूरा कोर्स है, आप इसमें कई साल भी लग जाते हैं सीखने में, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, डेफी आता है, गेमिंग आता है, मेटावर्स आता है, एनएफटी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ब्लॉकचेन एक तरीके से इनका पेरेंटल चीज समझिए कि पेरेंटल है, और क्रिप्टो करेंसी उसका एक छोटा सा पार्ट है। छोटा सा पार्ट। आपका कहने का मतलब है क्रिप्टो करेंसी को रन करने के लिए ब्लॉकचेन की आवश्यकता होती है। क्रिप्टो करेंसी जो भी रन करती है, उसको एक ब्लॉकचेन की आवश्यकता होती है, तब जा करके वो काम करती है। अंकल जी, क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या उपयोग हो सकते देखिए, क्रिप्टो करेंसी का जो यूज है, मुख्य यूज इसका ये समझिए कि ये बॉर्डरलेस है। सपोज कीजिए कि मैं आज भारत में हूँ, मुझे जाना है दुबई। अब दुबई में जब मैं जाऊंगा तो वहां पर मैं अपनी भारतीय करेंसी लेकर के ले तो जा सकता हूँ, पर मैं उसको योग पर नहीं ला सकता हूँ, उपयोग नहीं कर सकता हूँ। वहां पे मुझे वहां दिरहम चाहिए। तो मैं जब जाता हूँ यहाँ से, अगर कोई भी आदमी जाता है तो एयरपोर्ट में एक्सचेंजेस होते हैं, हैं? उन एक्सचेंजर से क्या होता है कि हम उनको रुपया देते हैं, उसके बिहाफ में वो हमें दिरहम दे देते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या होता है कि आपको एक्सचेंजेस पे जाने की जरूरत नहीं है, यही चीज वहां पर भी अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पर भी चलेगी, अमेरिका में भी चलेगी, अदर कंट्रीज में भी चलेगी। तो ये बॉर्डरलेस है। पहला तो ये चीज हो गई है। दूसरा, हम जो लेन देन कर रहे हैं, अभी तक हम क्या है कि रुपए से कर रहे हैं लेन देन, लेकिन क्या आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, या 500 साल, 1000 साल पहले हम इसी रुपए से लेन देन करते थे? नहीं, उस टाइम तो शायद ये रुपया था ही उस समय था ही नहीं। नहीं। उसमें चीजें कुछ और होती थी। समय के साथ चीजों में बदलाव हुआ है। माना जाता है कि जो ये मुद्रा का प्रचलन हुआ, स्टार्ट हुई, पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम को कहते हैं वस्तु विनिमय कहते हैं। उसमें क्या होता था कि सपोज कीजिए आपके पास टमाटर है, मेरे पास आलू है, किसी अन्य व्यक्ति के पास गोभी है, तो हम आपस में एक दूसरे को लेन देन कर करके अपना दिनचर्या जीवन यापन करते थे। लेकिन ऐसे में क्या होता था, कभी कभार किसी को वो चीजें समझ नहीं आती थी, या उन्हें ठीक नहीं लगता था कि हमें चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी हमें लेन देन करना पड़ रहा है। तो चीजें बदली, चमड़े के सिक्के आए, धीरे धीरे तांबे के सिक्के आए, लोहे के सिक्के आए, ऐसे चीजें बदलती गई। और आज आप देख रहे हैं हर देश की अपनी मुद्रा बन चुकी है, बैंकिंग सिस्टम आया जब। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये इसका एक एडवांस फॉर्म है। आने वाले समय में, या मैं कहूं कि ऐसा कई देशों में और हमारे देश में भी कई जगह पे इसी क्रिप्टो करेंसी से लेन देन हो रहे हैं। सामान, सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज आप बाई कर सकते हैं। पंकज जी, आपने जैसे बॉटल सिस्टम की बात करी, तो ये तो मेरे बचपन में मैंने भी देखा था कि आप 2 किलो अनाज दे रहे हैं अलग टाइप का, और अलग टाइप की कुछ वस्तु ले रहे हैं। ये बचपन में भी देखा था। हो सकता है कई ग्रामीण एरियो में कुछ मामलों में अभी तक भी इसका चलन है। बिल्कुल, अभी भी इसका चलन है। ऐसा नहीं कि सभी चीजें जड़ से खत्म हो जाए। आज भी कई सारे गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में ये चीज अभी भी चलती है। उसमें बुरा भी कुछ नहीं है। बट अगर आज हमें समय के साथ चलना है, क्योंकि समय के साथ आज भाषाएं बदल गई हैं, पहनावा बदल चुका है, रोडें बदल चुकी है, स्कूल बदल चुके हैं, कॉलेजेस बदल चुके हैं, हॉस्पिटल बदल चुके हैं, हर चीज बदल चुकी है। तो अगर आपको आज के समय के हिसाब से जीना है, आगे बढ़ना है, तो आपको आज की चीजों को अपनाना होगा और भविष्य के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अंकल जी, क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या जोखिम हो सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज में, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए ही नहीं है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज को अगर आप जब अपनाते हैं तो उससे पहले उसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिना ज्ञान लिए कहीं पर भी एंट्री करेंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे, तो हो सकता है वहां पर आपको नुकसान झेलना पड़े। क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर आपका भाग्य आपके साथ है, सब कुछ सही चल रहा है, तो सही होंगी। अगर नहीं हुआ और बिना ज्ञान के अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो आपको पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज किसी न किसी जानकार से, जो कि उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर के प्रॉपर एजुकेशन। आज के टाइम पे तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ऐसे अनेकों सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिस पे आप अच्छे से इसकी जानकारी ले सकते हैं और फिर जा करके आप क्रिप्टो करेंसी में जो भी आप लेन-देन करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आज युवा पीढ़ी हो या हर एक एज ग्रुप के लोग कर ही रहे हैं। जब भी क्रिप्टो करेंसी का नाम आता है तो बिटकॉइन का नाम सबसे पहले आता जी। है। तो पंकज जी, बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? जी। देखिए, बिटकॉइन मदर करेंसी है। बिटकॉइन किंग है मार्केट का। बिटकॉइन को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि बिटकॉइन को बनाया ही इस तरीके से गया है कि उसमें छेड़खानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। दुनिया में आज तक कोई भी बिटकॉइन का रिप्लेस आया ही नहीं है। अब जो बाकी करेंसीज है उनको ऑल्ट कॉइन कहा जाता है। बिटकॉइन बिटकॉइन है, बाकी सारी जो करेंसीज है वो ऑल्ट कॉइन्स होती हैं। जितनी भी करेंसीज है, आज लाखों करेंसीज मार्केट में है। अगर आप देखना चाहें तो कई सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन पप्रिका है, live.com है, nomics.com है। ऐसे अनेकों ऑथोराइज्ड वेबसाइट्स है जहां पर जो लोग हैं उसको देखते हैं, समझते हैं। तो ये अपना बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन में ये डिफरेंस है। हाँ, ये जरूर है कि जो बिटकॉइन की तो सप्लाई भी लिमिटेड है। जैसा अगर आपको जानकारी हो, नहीं भी है तो मैंने बताया कि सप्लाई लिमिटेड है। इन सब में क्या होता है, सप्लाई कहीं पर लिमिटेड होती है, कहीं पर अनलिमिटेड होती है। बट जो बिटकॉइन है आज दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। एसेट क्लास में टॉप 10 में आ चुका है। बट अभी जो बाकी जो करेंसीज है वो अभी तक इस कैटेगरी में, एसेट क्लास कैटेगरी में नहीं आई। आज बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हर कोई क्या है कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। बट जो बाकी अदर करेंसीज है उसको फ्यूचर में करे या ना करे वो एक सवाल है। पंकज जी, जैसे आपने अभी बात करी कि बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज है, तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है? जी, देखिए, सेंट्रलाइज होता है, अगर सेंट्रलाइज केंद्रीकरण, एक तरीके से उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसका केंद्र पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, कोई इसको कंट्रोलिंग कर रहा है। डिसेंट्रलाइज होता है विकेंद्रीकरण, यानी कि उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, उसको इतना इजीली कंट्रोल कर पाना, अपने इशारों पे चला पाना आसान नहीं है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कई कुछ साल पहले 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। ये अचानक से हुआ था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी ने ऑर्डर दिए और उसको परमिशन मिली और रातों रात ही 500 1000 के नोट बंद होने के नोटिस आ गए। टाइम से इसको बदल लो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट अगर डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर P2P सिस्टम होता है, पर्सन टू पर्सन होता है। सपोज कीजिए आपको मेरे को कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो आपके बीच में सिर्फ एक ब्लॉकचेन होगी, एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से हम काम करेंगे। इसके अलावा हमारा जो डेटा है वो किसी अदर सोर्स पे नहीं जाएगा, अदर लोगों के पास इजीली नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसको तैयार इसी तरीके से किया गया है। एक बार जो चीजें तैयार कर दी गई उसके बाद उसका जो ऑनर है वो भी उस पर छेड़खानी नहीं कर पाता है डिसेंट्रलाइज में। बट जो सेंट्रलाइज होता है वहां पर अक्सर क्या होता है, कोई ना कोई बैठा होता है। जैसे कि बैंक्स है, आज बैंक्स कई सारे बैंक्स है, SBI है, PNB है, HDFC, कोटक महिंद्रा। इन सब का सेंटर पॉइंट क्या है, एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन सबको हैंडल कर रही, मॉनिटरिंग कर रही है, जो कि RBI है। RBI में कौन है? RBI में एक इंसान ही है, वो भी एक पोजीशन पे बैठा हुआ है। जब तक उनका मन करेगा चीजों को अच्छा बुरा जैसा चाहे वैसा वो चला सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। कभी उनका मन चेंज हुआ तो वहां पर चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या है, ऐसा नहीं हो पाता। एक बार आपने चीजें तैयार कर दी हैं तो फिर आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अगर 1+1 2 है तो 2 ही रहेगा, 1+1 3 नहीं हो सकता। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम पे हो सकता है। पंकज जी, क्रिप्टो करेंसी का भविष्य आप क्या देखते हो? क्या ये आने वाले समय में सभी जो बाकी की करेंसी है उनको रिप्लेस कर पाएगी, और क्या ये वर्ल्ड वाइड मान्य होगी आने वाले समय में? जी बिल्कुल। बिटकॉइन ये अब एक नाम ही नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है। मार्केट का एक हॉट टॉपिक है बिटकॉइन। बिटकॉइन हर किसी की जबान पे है। और मैंने जैसा आपको कुछ देर पहले बताया कि बिटकॉइन कई सारी कंपनीज, कई सारे बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस खुद होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप चाहे गूगल पे देख सकते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, हस्तियां, इन्फ्लुएंसर्स, इलॉन मस्क जैसे लोग आज बिटकॉइन होल्ड करते हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी, ऐसे कई सारे बैंक्स हैं। अपने इंडियन बैंक्स भी कहीं ना कहीं अपने निकाल रही है डिजिटल करेंसी, रुपीज करके निकाल रही है। बट बिटकॉइन बिटकॉइन है और डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग इसको होल्ड करते जा रहे हैं, क्योंकि किसी समय पर जब ये स्टार्ट हुआ था कीमत 1 रुपया भी नहीं हुआ करती थी। आज
लाखों में है, लाखों में भी क्या कहें कि 50-60 लाख रुपए से ऊपर चल रही है, और ये कीमत आने वाले टाइम पे 1 करोड़ भी होगी, 5 करोड़ भी होगी और 10 करोड़ भी होगी। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई, वो आज इस चीज़ को होल्ड कर रहा है, और ये फ्यूचर तो है। पंकज जी, इंडिया में क्या क्रिप्टो लीगल है या अनलीगल है, या आने वाले समय में इंडिया में क्या इसके लिए नियम हो सकते हैं? देखिए, इंडिया में क्रिप्टो चल रहा है, बट कोई परफेक्ट लीगल जो फ्रेमवर्क है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। बावजूद इसके जो एक्सचेंजेस हैं या फिर जो हमारे यूजर्स हैं, क्रिप्टो यूजर्स हैं जो एक्सचेंजेस यूज करते हैं, यहाँ पर 1% टीडीएस कटता है। तो जो टीडीएस जाता है वो गवर्नमेंट को ही जाता है। गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स के जो पोर्टल होता है वहां पर सो भी होता है। साथ साथ आप जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसका 30% टैक्स आपको पे करना होता है। तो अगर आप इस नजरिए से देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो लीगल भी है, बट कोई लीगल फ्रेमवर्क परफेक्ट नहीं तैयार हुआ है अभी। हालांकि ORDI एक जो संस्था है वो अब इन सब जो क्रिप्टो के ऊपर काम करते हैं, एक्सचेंजेस हैं या फिर जो यूजर्स जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो अपने इंडियन एक्सचेंजेस हो या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो, उस पर इन्होंने अपने कुछ रूल रेगुलेशंस लेकर के आई है। तो कुछ समय थोड़ा और लगेगा और गवर्नमेंट इसको एक परफेक्ट तरीके से रूल रेगुलेशंस लॉ जो भी यहाँ पर चीजों की आवश्यकता होगी उसको यहाँ पर करेगी। और एक आम आदमी भी जिसको आज क्रिप्टो बाई करने में, सेल करने, प्रॉफिट बुक करने में जो मुश्किलें, कठिनाई हो रही है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि 30%, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा होता है। एक छोटे यूजर्स के लिए 30% तो बहुत ज्यादा है, बड़े यूजर्स के लिए तो उतना फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं 30% बहुत ज्यादा होता है। और फ्यूचर में गवर्नमेंट इसके ऊपर काम 100% करेगी। तो पंकज जी, आपके अनुसार क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, देखिए, जो भी क्रिप्टो में आज काम कर रहे हैं, होता क्या है कि किसी के मुंह से सुन लिया, किसी के कहने पे, या फिर खुद ब खुद यूट्यूब में, फेसबुक, गूगल पे देखने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने कहा है तो ये मैं खरीद लेता हूँ। खरीदने के बाद वो कोई उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। ना ही उस कंपनी का मालिक कभी कहता है कि आप ये क्रिप्टो को बाय करें, ना ही उनकी मैनेजमेंट टीम कहती है, और ना ही कोई लोग उनके पास आते हैं जो कहते हैं कि आप खरीदो। इसके बावजूद लोग बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना प्रॉपर नॉलेज के चीजों को खरीदते हैं। कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है, जब प्रॉफिट होता है तो उनको अच्छा लगता है, बट जब लॉस होता है तो उसी चीज को वो बुरा भला कहते हैं। और ऐसे ही कई बार सुनने को मिलता है कि आप जब तक प्रॉफिट होता है लोग अच्छा कहते हैं, जब प्रॉफिट नहीं होता है तो उस इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं। बट ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, क्योंकि आज चाहे एजुकेशन की हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, रिटेलिंग की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, एरोनॉटिकल्स की बात करें, कोई भी सेक्टर भविष्य में ऐसा नहीं रह जाएगा जहां पर इसका यूज ना हो। मैंने आपको बताया कि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, ये आपके लाइफ में घूम फिर करके आना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा रिकॉर्ड्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी वर्क कर रही है, बिजनेस कंपनी हो या बिजनेस हो, उनके डेटा ही तो रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो अभी तक आप अपनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, वो आप ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर रहे हैं, तो आप उससे दूर नहीं रह सकते, वो आपकी लाइफ में आ ही रहा है। आएगा, आएगा। तो आपके अनुसार क्रिप्टो में निवेश करने से पहले उस क्रिप्टो पे थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद ही निवेश करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी, जिन्होंने आज हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार से समझाया कि क्या क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन क्या है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है, बिटकॉइन क्या है, और विशेष रूप से कि आपको क्रिप्टो में निवेश करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए टॉक्स विद देवी के साथ। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन क्रिप्टो से संबंधित है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।